नमस्ते बच्चों। आज मैं जिस कविता को लेकर आई हूँ उस कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस और इसके कवि हैं पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पावस का मतलब होता है बारिश और पर्वत का मतलब तो आप जानते ही हैं, पहाड़। इस सुंदर सी कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। प्रथम पद में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि कहते हैं पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने से वहाँ की प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। पल पल मतलब हर समय। कवि को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बादल छा जाने से कभी तो वहाँ तेज बारिश होने लग जाती है या कभी धूप निकल आती है। धूप मतलब सनलाइट। बच्चों, ये देखिए मूसलाधार बारिश है ना, इतना भयंकर सा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। आइए दूसरे पद की ओर चलते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रद्रेक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। बच्चों, ये है करघनी, जो एक आभूषण है, ज्वेलरी है। इसे कौन पहनता है? लेडीज़ अपने कमर में। इस पद में कवि ने पहाड़ की तुलना करघनी से की है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ चारों ओर फैला हुआ है। पहाड़ का आकार बहुत ही विशाल है। कवि ने पहाड़ों पर खिले हुए हजारों फूलों की तुलना आँखों से की है और तालाब के पानी की तुलना आईने से की है। आईना का मतलब क्या होता है? दर्पण, अर्थात मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। कवि कहते हैं वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर असंख्य फूल खिल जाते हैं। ये फूल किसका काम करते हैं? पर्वतों के लिए आँखों का। वर्षा ऋतु में वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम अर्थात सुंदर हो जाता है। चारों ओर फूल खिल जाते हैं और तालाब का पानी भी साफ हो जाता है। इतना साफ हो जाता है कि पहाड़ अपना ही प्रतिबिंब पानी में देख सकता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? इमेज, छाया। तो आपने देखा पहले पद में कवि ने पावस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। आइए चलते हैं पद 3 की ओर। कवि कहते हैं, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर देखिए, ये झरने पर्वतों का गुणगान करते हुए झरझर बह रहे हैं। इन झरनों की करतल ध्वनि कवि के नस नस में उत्साह का संचार करती है, अर्थात कवि को प्रसन्नता से भर देती है। ये पर्वतों पर बहने वाले झरने कवि को मोतियों की लड़ियों के समान लगते हैं। ये झरने प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। आइए चलते हैं तीसरे पद की ओर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ के विशाल ऊंचे ऊंचे पेड़ देखिए, इनके सपने हैं आकाश को छूने के। लेकिन जैसे ही आकाश में काले काले बादल आ जाते हैं और मूसलाधार बारिश होने लग जाती है, तो यही ऊंचे ऊंचे पेड़ ये बेचारे डर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है बारिश होने से इनके सपने टूट जाएंगे, अब ये आकाश को छू नहीं पाएंगे। इसलिए पेड़ शांत मुख होकर आकाश की ओर देखता है। उसके चेहरे पर चिंता का भाव है, टूट जाने का, बिखर जाने का। ये पेड़ हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में तुम अपने सपने ऊंचे रखो, खूब मेहनत करो और
आकाश को छूने की कोशिश करो। आइए चलते हैं पद 4 की ओर। कवि कहते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। भूधर का अर्थ है पहाड़ और पारद के पर का अर्थ है पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख। पारा मतलब मर्क्यूरी। कवि कहते हैं कि अचानक आकाश में काले बादलों के छा जाने से पर्वत अदृश्य हो गए हैं। बादलों के गर्जन से ऐसा लगता है मानो आकाश टूटकर धरती पर आ गिरे हों। इतने बारिश में वहाँ पर सारी चीज़ें अदृश्य हो जाते हैं, ना पेड़ दिखाई देता है ना ही झरने। केवल झरनों का शोर ही सुनाई देता है। बारिश के कारण इतना धुंध छा जाता है, ऐसा लगता है मानो किसी ने तालाब में आग लगा दी हो। मौसम के ऐसे रौद्र रूप को देखकर विशाल शाल के वृक्ष भी गायब हो जाते हैं। कवि को ऐसा लगता है मानो इंद्रदेव बादल रूपी विमान पर बैठकर इधर उधर घूम घूम कर अपना कर्तव्य अर्थात अपना खेल दिखा रहे हों। तो बच्चों, आज की जर्नी आपको कैसी लगी? आशा है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे अवश्य कांटेक्ट करें, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा यहाँ तक साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश है, बारिश की बूंदें आँखों से छलके जाए क्यों, बारिश की बूंदें यूं हो।